नाउ सी, देखिए आपके पास अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फोर्स का, वो है आपके पास फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन से पहले मैं आपको बता दूं कि फोर्स में हमने देखा था कि जो फोर्स होती है आपके पास, फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू विच ए चेंज टेक प्लेस इन शेप, साइज, पोजीशन, डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हमने फोर्स कहा था। ठीक है, और फोर्स को हम मैथमेटिकली डिफाइन करते थे, F इज इक्वल टू एम ए, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला था। यहाँ पे F जो था आपके पास वो फोर्स था, M जो था मास था, A जो था एक्सीलरेशन था। ठीक है, अब फोर्स में दो तरह की कंडीशंस क्रिएट होती हैं कभी कभी। एक होती है आपके पास बैलेंस फोर्स कंडीशन, एक होती है अनबैलेंस फोर्स कंडीशन। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है आपके पास, बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स का मतलब ये हो गया आपके पास, देखिए अगर कंडीशन है, सपोज करिए आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट में इफ वी आर अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम ऑल साइड, F1, F2, F3 एंड F4, ये चार साइड से हम जो है इसमें फोर्स की वैल्यूज को अप्लाई कर रहे हैं, चारों साइड से हमने फोर्स इसमें अप्लाइड किया। लेकिन कंडीशन ये है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, यानी F1 जो होगा वो F2 के इक्वल होगा, F2 F3 के इक्वल होगा और F3 F4 के इक्वल होगा। अगर ये कंडीशंस क्रिएट होती हैं देन व्हाट विल हैपन, द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स ओन पोजीशन। ऑब्वियसली आपको मालूम है कि ये वाला फोर्स इसके बराबर है, तो ये इसका, और बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज आर अपोजिट, एंड फोर्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, देन दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, अपने कैंसिल करेंगे। इसी तरह से फोर्स F2 और F3 F4 जो है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नेट फोर्स जो सिस्टम के ऊपर लग रहा है वो आपके पास जीरो हो जाएगा, यानी नेट फोर्स जो होगा आपके पास, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अगर नेट फोर्स इसमें जीरो है, इसका मतलब बॉडी में फोर्स ही नहीं लग रहा है, द बॉडी विल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, देयर विल बी नो चेंज इन इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बॉडी अपनी पोजीशन में ही रहेगी। और इस तरह की अगर कंडीशंस क्रिएट होती है तो उस कंडीशन को हम कह देते हैं बैलेंस फोर्स की कंडीशन होगी। यानी बैलेंस फोर्स में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो बॉडी के ऊपर लगेगा वो फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, उसको हम जो कहेंगे, उस कंडीशन को हम बैलेंस फोर्स की कंडीशन को कह देंगे, दैट कंडीशन नोन इज द बैलेंस फोर्स कंडीशन। तो वो कंडीशन जो होगी आपकी वो बैलेंस फोर्स की कंडीशन कहलाएगी आपके पास। ठीक है, अब आ जाता है आपके पास कि अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन अगर क्रिएट होती है, तो अगर अनबैलेंस फोर्स होगा आपके पास, अनबैलेंस फोर्स में आपके पास किस तरह की कंडीशन क्रिएट होगी, यहाँ पे अगर मैं इसको अनबैलेंस फोर्स ले लूँ, तो अनबैलेंस फोर्स में देखिए सेम एग्जांपल को हम लेके चलेंगे कि अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट एंड इफ वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल द साइड्स, but the condition is that here the magnitude of the force F1 is not equal to F2 and F2 is not equal to F4, means F1 not equal to F2, F2 is not equal to F3 and F3 is not equal to F4। यानी इन हर एक जो फोर्सेज इस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, ये चार फोर्सेज ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, इन चारों का जो नेट फोर्स है वो बराबर नहीं, वो इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जीरो, क्योंकि फोर्स F1 जो है वो F3 के इक्वल नहीं है, या F2 के इक्वल नहीं है, F3 F4 के इक्वल नहीं है। तो इनमें जब ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स हमारा ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में बॉडी जो होगी वो मूव कर जाएगी। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स सपोज करिए आपके पास कि F1 और F3 फोर्स का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो बॉडी जो है F1 की डायरेक्शन को मूव करेगी। अगर F2 का डायरेक्शन, F2 का फोर्स ज़्यादा है मैग्नीट्यूड और फोर्स कम है तो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं आपके पास उसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स कंडीशन कह देते हैं, कंडीशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन है। आप देखिए अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन के से हुआ क्या आपके पास कि बॉडी के अंदर जो है वो बॉडी जो थी वो मोशन कंडीशन में आ गई, यानी मूविंग कंडीशन में आ गई। तो बॉडी मूविंग कंडीशन में आने का मतलब ये हुआ कि इफ यू वांट to move a body from its position then we have to apply the unbalanced force। तो एक चीज आपको यहाँ से पता चली है कि बैलेंस फोर्स की हेल्प से हम किसी भी बॉडी को उसकी पोजीशन से मूव नहीं करवा सकते हैं। अनबैलेंस फोर्स अगर बॉडी के ऊपर लगेगा तो हम उसकी पोजीशन से उसको मूव करवा देंगे, यानी बॉडी जो होगी वो मूव कर जाएगी। ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स की हेल्प से जो है बॉडी जो होगी अपनी पोजीशन को मूव कर जाएगी।
ये चीज़ आपने इसमें से ध्यान देके चलनी है। तो ये कंडीशन हुई आपके पास बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। तो अगर बैलेंस अनबैलेंस फोर्स आएगा आपके पास, बैलेंस फोर्स क्या होता है, तो बैलेंस फोर्स का मतलब ये होगा कि जो जितने भी फोर्सेज बॉडी के ऊपर लगेंगे चारों डायरेक्शन से, वो सारे के सारे फोर्सेज होंगे बराबर होंगे। किसी भी डायरेक्शन से लगे, 4 से लगे, 2 से लगे, 3 से लगे, किसी भी डायरेक्शन से लगे, अगर उन सब फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट है, देन there will be no force act on the body and the body will remain in its own position। लेकिन अगर बॉडी में अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, यानी अगर जो फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। अनबैलेंस कंडीशन में नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स होगा वो जीरो नहीं होगा, ये आपने ध्यान रखना है अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन में। तो ये था आपके पास बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन में। अब आता है आपके पास कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं और फोर्स अप्लाइड करने के बाद भी बॉडी जो होती है वो मूव नहीं करती, या फिर अगर किसी कोई बॉडी अगर रखी, कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा है किसी टेबल के ऊपर, सपोज करिए आपके पास कि ये एक टेबल है, इसके ऊपर इस ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया, एंड इफ यू वांट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट, अगर इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं, ये आपके पास एक टेबल है और ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, एंड इफ यू वांट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट, देन वी हैव टू अप्लाई द फोर्स। यहाँ पर हमें फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। अब फोर्स अप्लाइड क्यों करना पड़ता है, क्योंकि देखिए आपके पास होगा क्या, whenever the two objects came in contact with each other, a force come into play and that is known as the force of friction। इन दोनों बॉडीज के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट कर जाता है और उस फोर्स को हम कह देते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो फ्रिक्शन एक नई टर्म आपके पास आई है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन, इसको हम कह देंगे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स तब आता है जब दोनों बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी। तो ये आपको नोट करके चलना है कि whenever the two objects came in contact with each other, a force come into play, that force is known as the friction force। उसको हम फ्रिक्शन फोर्स कह देते हैं आपके पास। तो वो फ्रिक्शन फोर्स आपके पास हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो वो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स ओरिजिनेट क्यों होता है और कहाँ से हो रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स होता है दोनों बॉडीज के बीच में, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण से क्या होता है, ये हमेशा अपोजिट नेचर का फोर्स होता है, यानी अगर हम फोर्स की डायरेक्शन में इधर को अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स होगा इसके अपोजिट लगेगा, इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स आता कहाँ से है और किस तरह से ये ऑरिजिनेट होता है, तो देखिए जब भी कोई दो बॉडीज, हम कोई भी बॉडी अगर आप लेंगे तो इसकी दो थ्योरी है। पहली थ्योरी वह है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड थ्योरी, यहाँ पे क्या होता है, जो कोई ऑब्जेक्ट होता है वो प्लेन नहीं होता है। ये ऑब्जेक्ट आपको प्लेन लग रहा है बट एक्चुअल कंडीशन में ये प्लेन नहीं है। द ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, ये जो ए ऑब्जेक्ट है इसकी कंडीशन, इसके सरफेस की कंडीशन बेस होता है वो इसका इस तरह से होता है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक उससे व्यू ले इसका, इफ वी सी द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी लाइक दिस, इसका बेस जो होगा ऑब्जेक्ट का वो इस तरह से होगा। और इनको ये जो आपके पास होंगे, दीज आर नोन एज द प्रोजेक्शन। तो ये आपके पास कहलाते हैं प्रोजेक्शंस, इनका नाम दिया गया है, इनको हम कह देते हैं प्रोजेक्शन। अब ये प्रोजेक्शन होते हैं, तो इन द सेम वे जो टेबल आपके पास होगी वहां पे भी आपके पास जो होगा उसमें वो उसका सरफेस भी जो होगा वो इस तरह से, ये जो सरफेस था आपके पास ये ऐसे ना होने के बजाय सरफेस जो होगा इसका वो इस तरह से होगा। तो देखिए आपके पास ये हो गया आपके पास डिप्रेशन, यहाँ पे जो होगा इसको कहते हैं हम डिप्रेशन, ठीक है, प्रोजेक्शन एंड डिप्रेशन। तो ये प्रोजेक्शन हो गया, बाहर को ऊपर को निकला हुआ है, अंदर को जा रखा आपके पास जो है ये डिप्रेशन हो गया आपके पास, ठीक है। तो जो नीचे की साइड जाएगा आपके पास ये डिप्रेशन हो गया। अब यहाँ से होगा क्या कि ये जो प्रोजेक्शन और डिप्रेशन, ये जो प्रोजेक्शन और डिप्रेशन इसमें आए, इन दोनों प्रोजेक्शन डिप्रेशन के कारण से जो होता है वो इंटरलॉकिंग टेक प्लेस कर जाती है दो के बीच में, यानी इंटरलॉकिंग इस तरह से होगा आपके पास ये, और ये लॉक हो गया। जब ये इंटरलॉकिंग हो जाएगी तो इसी इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए वी हैव टू अप्लाई द फोर्स, और यही जो होता है आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है आपके पास। इसी दिस इज द ओरिजिन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ओरिजिन होता है आपके पास। ये है आपके पास ओल्ड थ्योरी। लेकिन जो हमारी
मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता है आपके पास कि ये जो आपके पास प्रोजेक्शन और डिप्रेशन आपको लग रहा है, एक्चुअल में क्या होता है कि ये कांटेक्ट में जब बॉडी आती है तो हमें ऐसे लगता है, ये हो गया आपके पास, और इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास आपको लग रहा है कि ये बॉडी जो है कांटेक्ट में, पूरी बॉडी जो है ये पूरी की पूरी बॉडी ये हमें अपेयर लग रही है कि ये पूरी बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक इसके कांटेक्ट में है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें केवल जो पॉइंट कांटेक्ट में होंगे, जो पॉइंट्स आपके पास कांटेक्ट में हैं, केवल उन्हीं पॉइंट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, बाकी पॉइंट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो आपके पास नहीं लग पाएगा। यानी ये ऐसे ना हो के जैसे अभी पहले वाली केस में इस तरह से था, लेकिन दूसरे वाले केस में ये अब अगर आप देखें इसको तो ये जो यहाँ पे टच हो रहा है ये ऐसे करके फिर ये आएगा प्रोजेक्शन। इसको मैं थोड़ा और नीचे बना देता हूँ तो ये ज़्यादा क्लियर आपको नजर आएगा। ये ऐसे ऐसे देखिए यूँ, ये इस तरह से। अब अगर हम यहाँ पे से देखें, जब ये दूसरी बॉडी इसी कांटेक्ट में आएगी तो केवल ये वाला पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसके कांटेक्ट में आएगा। तो एक्चुअल में हमें क्या लग रहा है, हमें ये लग रहा है कि बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी इसके कांटेक्ट में है, लेकिन बॉडी जो है इसके कांटेक्ट में ना होने के कारण बॉडी के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो यहाँ पे हैं, यहाँ बीच में से देखिए ऐसे करके। अब आपको इजीली पता चल जाएगा, यहाँ से उठा हुआ है और यहाँ से ये हो गया आपके पास ये। तो ये बॉडी जो होगा ये बीच में ओपन है, इसमें यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेक प्लेस नहीं कर रहा है, ठीक है। जबकि आपके पास आप अगर हम यहाँ से देखें या ऊपर से देखें तो हमें लग रहा है कि ये बॉडी यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरे इसके इस वाले के साथ कांटेक्ट में है। जबकि अगर इसमें मैक्रो व्यू में देखें तो केवल ये पॉइंट और ये पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कांटेक्ट में हैं। यहाँ पे आ गया आपके पास P, Q और R। तो ये P, Q, R जो है आपके पास ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं। बाकी ये 2 पॉइंट्स आपके पास कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में नहीं है। तो जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में नहीं है, एक्चुअल कांटेक्ट इन्हीं का है आपके पास, और इन्हीं के एक्चुअल कांटेक्ट के कारण से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टेक प्लेस करता है। इस पॉइंट पे P, Q और R पे क्या होगा आपके पास, एडिसिव फोर्स टेक प्लेस कर जाएगा। एडिसिव का मतलब होता है आपके पास जो दो चीजों को जोड़ता है, जैसे फेविकॉल है, फेविकॉल में भी एडिसिव लिखा होता है। तो एडिसिव का मतलब जो एक दूसरे को जोड़ेगा। यहाँ पे आपके पास जब दो बॉडीज में कांटेक्ट में आएंगी तो ये पॉइंट P, Q और R जो है, दे एट दीज 2 पॉइंट्स द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल टेक प्लेस। और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से एक तरह से एडिसिव का काम करता है, और ये दोनों की दोनों बॉडीज होगी इसको लॉक कर देगा, दोनों बॉडीज आपस में जुड़ जाएंगी। एंड टू ब्रेक दीज इंटरलॉकिंग्स वी हैव टू अप्लाई द फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नोन एज द फ्रिक्शन। तो वही फोर्स होता है, वो उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन ये हमारी मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ये हमारी ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ओल्ड थ्योरी ने सिर्फ ये कहा था आपके पास, उसने एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नहीं लिया था, लेकिन उसने सिर्फ ये कहा था कि प्रोजेक्शन और डिप्रेशन होते हैं, उसके कारण से इंटरलॉकिंग टेक प्लेस करती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टेक प्लेस करता है। और जो आपके पास मॉडर्न थ्योरी है, उन्होंने कहा था कि एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है उनके कारण से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि वो दे एक्ट लाइक ए एडहेसिव फोर्स, एंड उसके कारण से इंटरलॉकिंग टेक प्लेस करती है। और उसी कारण से जो फ्रिक्शन, जो फोर्स आ जाएगा आपके पास, उस फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम कह देते हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, किस तरह से ऑरिजिनेट हो रहा है आपके पास, ये आपको पता चल गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में हमारी डे टू डे लाइफ में किस तरह से ये हमें अफेक्ट करता है, या किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, या हमारे लिए ये जो इसमें कुछ एडवांटेज होंगे, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे लिए जो है एज ए नेसेसरी इविल काम करेगा या नहीं करेगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।